आज हम वो सब पढ़ेंगे। और वो सब कैसे होता है, वो सब जिस मैकेनिज्म से एक्सप्लेन किया गया है, उस मैकेनिज्म को वॉक अलोंग थ्योरी कहते हैं। ठीक है, तो उससे पहले हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अपने माइंड में क्लियर करना होगा, उसके बाद ही हमें समझ में आएगा कि वॉक अलोंग थ्योरी में होता क्या है। सबसे पहले आपको ये प्रीवियस लेक्चर से याद होगा कि हमारे पास जो एक एक्टिन का फिलामेंट होता है, उसके ऊपर ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन के मॉलिक्यूल्स थे। जो ट्रोपोमायोसिन था उसने आपके पास कवर किया हुआ था एक्टिव साइट्स को। ठीक है, और ट्रोपोनिन सी जो है, और ट्रोपोनिन वो इस ट्रोपोमायोसिन को ऑर्डर देता है कि भाई तुमने कवर करके रखना है इन एक्टिव साइट्स को। तो जब तक एक्टिव साइट्स कवर है तो आपके पास एक्टिन फिलामेंट्स इनएक्टिव स्टेट में है। जब तक ये इनएक्टिव स्टेट में है तो आपके पास मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। अब अगर कैल्शियम आया है और वो अटैच हुआ है आपके पास ट्रोपोनिन सी के साथ, तो ट्रोपोनिन सी के साथ जैसे अटैच होगा तो यही ट्रोपोनिन सी आपके पास ट्रोपोमायोसिन को ऑर्डर देगा कि भाई तुम हट जाओ इधर से और एक्टिव साइट्स को एक्सपोज कर दो। तो जैसे आपके पास एक्टिव साइट्स एक्सपोज हो जाएंगे एक मायोसिन हेड के लिए, तो इस टाइम में हम कहते हैं कि आपके पास जो एक्टिन फिलामेंट है वो एक्टिवेट हो गया। तो इनएक्टिव कब था? जब आपके पास ट्रोपोमायोसिन ने एक्टिव साइट्स को कवर किया था। और एक्टिव स्टेट में कब हुआ? जब आपके पास एक्टिव साइट्स एक्सपोज हो गए। ठीक है, अब आपके पास मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए जरूरी है कि मायोसिन हेड्स के लिए एक्टिव साइट्स बिल्कुल एक्सपोज हो। एक्टिव साइट्स एक्सपोज होंगे तो तभी आपके पास आके मायोसिन हेड्स अटैच होंगे और उसकी वजह से आपके पास मसल की कॉन्ट्रैक्शन होगी। अब ये जो आपके पास एक्टिव होते हैं एक्टिन के फिलामेंट्स, उसके लिए कैल्शियम आयंस चाहिए होते हैं, क्योंकि कैल्शियम आयंस ही आते हैं कैल्शियम आयंस ही आते हैं और अटैच हो जाते हैं आपके पास ट्रोपोनिन सी के साथ। तो वहीं जाके फिर आगे एक्सपोज करवाता है एक्टिव साइट्स को। तो इस पॉइंट को याद रखना है कि इसकी एक्टिवेशन होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि आपके पास एक एक्टिन का फिलामेंट है, ये ऊपर जो रेड कलर का है दैट इज एक्टिन फिलामेंट। और उसके बाद आपके पास एक्टिव साइट्स हैं जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। उसके बाद हमारे पास ये जो है तो क्रॉस ब्रिज है, ये हेड है क्रॉस ब्रिज का, ये टेल है, यहाँ पे हिंजेस है, हिंजेस द फ्लेक्सिबल रीजन्स। ये आपके पास मायोसिन फिलामेंट है। अब वॉक अलोंग थ्योरी क्या कहती है? जब आपके पास एक्टिवेटेड जो एक्टिन के फिलामेंट्स हैं, वो आपके पास, ये आपके पास एक्टिवेटेड एक्टिन के फिलामेंट, क्या मतलब इनके एक्टिव साइट्स जो है तो वो एक्सपोज हो गए। ये इंटरेक्शन करते हैं आपके पास क्रॉस ब्रिजेस के साथ। क्रॉस ब्रिज क्या है? आपके पास ये जो हेड है मायोसिन का और इसके साथ जो आर्म है, ये जब आपके पास इंटरेक्शन करते हैं इस एक्टिवेटेड एक्टिन के साथ, तो इसे हम वॉक अलोंग थ्योरी कहते हैं। बेसिकली वॉक अलोंग थ्योरी में होता क्या है, ये एक्टिन का मॉलिक्यूल इधर अटैच हो जाता है, ठीक है, एटीपी को यूज करके, और उसके बाद फिर जैसे एटीपी खत्म होती है ये डिटैच हो जाता है। लेकिन जब ये डिटैच हो जाता है तो ये इस आपके पास ये जो एक्टिन का फिलामेंट है इसको फॉरवर्ड मूव कर लेता है। जैसे कोई बंदा चलता है और कदम आगे लेता जाता है ना, तो पहले जमीन पे पांव रखता है, फिर पांव उठा के फॉरवर्ड रखता है, इसी तरह ये भी करता है। तो साथ साथ आपके पास ये जो एक्टिन का फिलामेंट है ये फॉरवर्ड मूवमेंट करता जाता है, ये डिटैच और अटैच होता है, डिटैच और अटैच होता है। और ये डिटैचमेंट और अटैचमेंट होती है विद द हेल्प ऑफ एटीपी। और साथ साथ आपके पास ये एक्टिन का फिलामेंट मूवमेंट करता जाता है। अब पावर स्ट्रोक का टर्म आपकी बुक में यूज किया गया है। तो पावर स्ट्रोक क्या चीज है? जब आपके पास ये जो आपके पास क्रॉस ब्रिज है, ये एक्टिन के फिलामेंट को फॉरवर्ड मूव करता है। तो जैसे ही एक्टिन के फिलामेंट को फॉरवर्ड मूव करेगा, इस प्रोसेस को कहते हैं पावर स्ट्रोक। अब हमने देख लिया इस पूरे के पूरे प्रोसेस से कि आपके पास जो मायोसिन हेड्स है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक्टिन फिलामेंट की मूवमेंट में। और जैसे आपके पास एक्टिन फिलामेंट की मूवमेंट होती है तो क्या होता है, एज ए रिजल्ट आपके पास मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है। तो हम कह सकते हैं ना कि जो आपके पास मायोसिन हेड्स हैं दे प्लेज अ वेरी क्रिटिकल इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल रोल इन द मसल कॉन्ट्रैक्शन।
अब आपके पास जितने ज़्यादा क्रॉस ब्रिजेस होंगे, ज़ाहिर-सी बात है, उतनी ही ज़्यादा आपके पास मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी। क्रॉस ब्रिजेस कम होंगे, कम अटैच होंगे, तो कम आपके पास मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी। क्रॉस ब्रिजेस ज़्यादा होंगे, ज़्यादा अटैच होंगे, तो आपके पास ज़्यादा मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी। अब यहाँ पे आपके पास एक और बात हो रही है कि ये आप डायग्राम देख रहे होंगे कि जैसे हमने प्रीवियस में देखा था कि आपके पास स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में वो स्लाइडिंग हो रही थी, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे थे। तो ये आपको नजर आ रहा है, ये रेड लाइंस, ये आपके पास क्रॉस ब्रिजेस हैं। तो ये क्या करते हैं, आपके पास ये जो एक्टिन के फिलामेंट्स है, ये इनवर्ड मूवमेंट करना स्टार्ट कर लेते हैं जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं। और जितनी ज्यादा आपके पास क्रॉस ब्रिजेस की नंबर होगी यहाँ पे, उतने ही ज्यादा आपके पास कॉन्ट्रैक्शन होगी। ठीक है, सो ये था। अब ये होता कैसे, आपके पास कैल्शियम आता है, ट्रोपोनिन सी के साथ अटैच होता है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस में बता दिया। तो ये हमारे पास है वॉक अलोंग थ्योरी। अब एटीपी कैसे यूज होता है, इसमें वेरियस स्टेप्स हैं कि कैसे कैसे वन बाय वन स्टेप होता है, और आपके पास एटीपी यूज होता है और क्रॉस ब्रिजेस जो है तो इसको मूव करते रहते हैं, उसको अब हम स्टेप टू स्टेप स्टडी करेंगे। उसमें कुछ तकरीबन 6 स्टेप्स हैं जिनमें आपके पास ये एटीपी यूज होता है और क्रॉस। अब देखिए आप, ये जो आपके पास मायोसिन का हेड है, इसने वैसे तो काम नहीं करना ना, इसको एनर्जी चाहिए, तो ये एटीपी को यूज करेगा और उसके रिजल्ट में आपके पास मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी। तो अब हम देखते हैं कि भाई कैसे होगी मसल कॉन्ट्रैक्शन, कैसे यूज करेगा एटीपी को। तो सब एक टर्म को आप समझ ले, फेंज इफेक्ट। फेंज इफेक्ट क्या कहता है, फेंज इफेक्ट कहता है कि भाई अगर आपके पास जितनी ज़्यादा मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी, मतलब कि उतनी ज़्यादा आपके पास एटीपी यूज हुई, या जितना ज़्यादा एटीपी यूज हुआ है मीन्स उतना ही ज़्यादा आपके पास काम हुआ है। तो इस प्रोसेस को, कि आपके पास जितनी एटीपी यूज हुई है उसके अकॉर्डिंग आप जजमेंट करें वर्क की, तो इसको फेंज इफेक्ट कहते हैं। मतलब इट्स सिंपल, जितना काम हुआ है उतनी ही एनर्जी यूज हुई है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अच्छा, तो अब सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सबसे फर्स्ट स्टेप होता है कि ये आपके पास है क्रॉस ब्रिज, जिसमें ये है मायोसिन का हेड। ये ऊपर वाला एक्टिन फिलामेंट है, नीचे वाला आपके पास मायोसिन फिलामेंट है, और ये बीच में क्रॉस ब्रिज है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है आपके पास कि एटीपी आता है और अपनी एनर्जी दे देता है मायोसिन हेड को। तो फिर मायोसिन हेड के पास अब एनर्जी है, जो एनर्जी बॉन्ड ब्रेकिंग से आई ना एटीपी की, वो मायोसिन के हेड ने ले ली। तो एटीपी आपके पास, ये मायोसिन का हेड मैंने ड्रॉ किया है, एटीपी आपके पास एडीपी और एक फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो इसके पास अब एनर्जी आ गई है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा, इसके पास एनर्जी आ गई, तो सेकंड स्टेप में क्योंकि इसके पास एनर्जी आ गई है, पहले तो कैल्शियम के आयंस आएंगे और आपके पास ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल के साथ अटैच होंगे, उसकी वजह से एक्टिव साइट्स एक्सपोज हो गए। तो जैसे ही एक्टिव साइट्स एक्सपोज हो जाएंगे, तो सेकंड स्टेप में ये जो आपके पास हेड है ना, ये मायोसिन का, ये यहाँ एक्टिव साइट्स के साथ अटैच हो जाएगा सेकंड स्टेप में। फिर थर्ड स्टेप में क्या होता है, पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक मैंने बताया ना, ये जो ड्रैगिंग इफेक्ट है कि अटैच हो गया और इसने फिलामेंट को एक्टिन के ड्रैग किया, आगे पुश किया। तो ये देखिए इधर पुश होगा आपके पास, ये इधर अटैच हुआ और ये पूरे के पूरे फिलामेंट को इस साइड पे पुश करेगा, आगे पुश करेगा। तो इस थर्ड स्टेप में आपके पास पावर स्ट्रोक का जो प्रोसेस है वो होगा। ठीक है, देन आफ्टर दैट हमारे पास है फोर्थ स्टेप। तो फोर्थ स्टेप में क्या होता है कि आपके पास इधर तो आके ये अटैच हो गया, अब इसके पास एटीपी खत्म हो गई, एनर्जी खत्म, ये वापस डिटैच होके अपनी जगह पे आ जाएगा और ये फिर एक्टिव साइट के साथ अटैच ही नहीं होगा। तो जब ये वापस अपनी जगह पे आएगा, इसको एक नया एटीपी मॉलिक्यूल मिलेगा और नया एटीपी मॉलिक्यूल आके फिर से मायोसिन हेड के साथ कंबाइन हो जाएगा। तो जैसे मायोसिन हेड के साथ न्यू एटीपी मॉलिक्यूल आया, उसने बाइंडिंग की, तो क्या होगा, एज अ रिजल्ट ये एटीपी मॉलिक्यूल आपके पास आएगा और दूसरे एक्टिव साइट के साथ ये बाइंडिंग कर लेगा, और इसकी वजह से फिर ये फर्दर आगे मूव कर लेगा आपके पास जो एक्टिन का फिलामेंट है। अब इसमें दो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज यूज हुए, एक है कुक्ड और दूसरी है अनकुक्ड। अब कुक्ड क्या है और अनकुक्ड क्या है। कुक्ड में आपके पास ऐसा होता है कि जब मायोसिन हेड के पास एनर्जी होती है, कुक्ड में क्या है कि जब आपके पास मायोसिन हेड है, उसमें एनर्जी है, उसके पास एटीपी है, तो उस टाइम में हम उसे कुक कहते हैं। जब उसकी एनर्जी यूज हो गई है, उसके पास कोई एनर्जी नहीं है
और उसने सारे एटीपी को यूज़ कर लिया, तो उस टाइम में उसे हम अनकुक्ड कहते हैं। बस एनर्जी है तो कुक्ड है, और उसमें एबिलिटी है उसको फॉरवर्ड मूव करने की, तो वो कुक्ड है। नहीं है उस बेचारे में एबिलिटी, उसके पास एनर्जी भी नहीं है और आप फॉरवर्ड मूव भी नहीं कर पा रहा है एक्टिन फिलामेंट को, तो वो उस टाइम में अनकुक्ड है आपके पास, जो मायोसिन का हेड है। तो मायोसिन का हेड हेड कुक्ड और अनकुक्ड होता है। सो दैट